हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIIT यूट्यूब चैनल। बीकॉम फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उसमें आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन की थी। हमने पढ़ा था कि क्या क्या हमने अपने पूरे कोर्स में कवर करना है फर्स्ट ईयर में। और आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी रिलेटेड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको ये जो ईयर है ये एज इट इज लर्न करना है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट का नेम मतलब हमारे एक्ट का नेम जो है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। The Indian Contract Act 1872 defines the term contract under section 2 subsection H as an agreement enforceable by law। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई भी एग्रीमेंट दैट इज enforceable by law। कि इन्फोर्सेबल मीन्स जो लीगली ऑब्लाइज करते हैं किसी पर्सन को, लायबल करता है अगर उसने किसी एग्रीमेंट पे एंटर हुआ है और अगर वो लीगली ऑब्लाइज भी है किसी पर्सन के लिए, उसकी ड्यूटी बनती है उसे पे करने की या कोई भी अपना जो भी उसने प्रॉमिस किया है वो परफॉर्म करने की, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए उसे लीगली इन्फोर्सिबल बनाने के लिए। फिर in other words we can say that a contract is anything that is an agreement and enforceable by the law of land। लॉ ऑफ लैंड मीन्स जिस जगह पर आप रह रहे हो, जैसे आप इंडिया में रह रहे हो तो उस जगह पर जो लॉ एप्लीकेबल है उसमें वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल करने की पावर होनी चाहिए। फिर दिस डेफिनेशन हैज टू मेजर एलिमेंट्स इन इट, दैट इज एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। So in order to understand a contract in the light of Indian Contract Act 1872, we need to define and explain these two pivots in the definition of a contract। कि हमें इन दोनों चीजों को पहले एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि एग्रीमेंट क्या होता है और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एग्रीमेंट के बारे में कि एग्रीमेट क्या है। The Indian Contract Act 1872 defines what we mean by agreement। हमारा दिया हुआ है in its section 2 subsection E, the act defines the term agreement as every promise and every set of promises forming the consideration for each other। It means section 2 subsection E के अंदर दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो किसी कंसिडरेशन फॉर ईच अदर के लिए है एप्लीकेबल, तो वो हमारा एग्रीमेंट होता है। अब प्रॉमिस किसी भी तरीके का, चाहे एक पर्सन कर रहा है, एक प्रॉमिस कर रहे हो, चाहे सेट ऑफ प्रॉमिसेस कर रहे हो, डिफरेंट प्रॉमिसेस कर रहे हो कि मैं ये काम आपको करके दूंगा, तो तब हमारा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो एग्रीमेंट बन जाता है। और कंसिडरेशन मीन्स उसके लिए क्या चीज दी जाती है। कंसिडरेशन कोई भी ऐसी अमाउंट, कोई भी प्राइस, मनी की कंसिडरेशन में चाहे हमने चाहे किसी मतलब किसी थिंग के कंसिडरेशन में ले, उसकी एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज में मतलब कुछ देना। कंसिडरेशन मीन्स चाहे हम प्रॉमिस ही कर रहे हैं किसी को एक्सचेंज में, चाहे किसी को किसी चीज का प्राइस पे कर रहे हैं या कोई थिंग रिटर्न कर रहे हैं, उसे एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो हमारी कंसिडरेशन होती है कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी दूसरी चीज को हमने एक्सचेंज किया है, तो वो हमारी कंसिडरेशन होती है। यानी एग्रीमेंट क्या है कि कोई भी प्रॉमिस है, प्रॉमिस अकेला नहीं होता, प्रॉमिस दो जनों के बीच में होता है। इट्स टू पार्टी प्रोसेस। तो दो लोगों में जब कोई प्रॉमिस होता है कि पहला पर्सन कहता है कि मैं ये काम करूंगा और दूसरा उसके लिए एग्री हो जाता है, तब हमारा वो प्रॉमिस कंप्लीट होता है और उसे भी उसके बदले में कुछ करना पड़ता है, तो हमारा वो एग्रीमेंट बन जाता है। नाउ दैट वी नो हाउ द एक्ट डिफाइंस द टर्म एग्रीमेंट, देयर विल बी सम एम्बिग्यूटी इन द डेफिनेशन ऑफ टर्म प्रॉमिस। कि अगर हमें प्रॉमिस की डेफिनेशन जाननी है तो उससे पहले मतलब एग्रीमेंट से पहले हमें प्रॉमिस भी पता होना चाहिए कि प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस की डेफिनेशन है व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। ठीक है, अगर कोई जो पर्सन जिससे प्रॉमिस किया गया है कि मैं तुम्हें ये काम करके दूंगा और वो अपनी असेंट यानी मंजूरी दे दे कि हाँ मुझे ये चीज मंजूर है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज खरीदने गई हूँ, मैं उसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगी और मुझे ये, फॉर एग्जाम्पल टीवी की बात है कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दे रही हूँ तो मुझे ये टीवी दे दो, और उसने अपनी असेंट दे दी, यानी उनके बीच में कंसिडरेशन भी हो रही है कि वो टीवी दे रहा है, वो उसे प्राइस दे रहा है और उसने अपनी असेंट भी दी है, तो वो हमारा एक प्रॉमिस, एक एग्रीमेंट बन। पहले जब तक हमारा वो एक्सचेंज नहीं हुआ तब तक वो प्रॉमिस है। ओके,
तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अगर पहले आप दोनों ने प्रपोजल किया, जो एक पर्सन किया उसने सिर्फ एक प्रपोजल किया है उसके कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तो उसने उसके सामने एक प्रपोजल, एक ऑफर रखा है, और जब उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो हमारा एग्रीमेंट बन गया। तो यानी हमारा एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कि हमने किसी एक पर्सन ने ऑफर किया और दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। In other words, an agreement is an accepted promise accepted by all the parties involved in the agreement or affected by it। क्या होता है एग्रीमेंट, हमारा कोई भी प्रॉमिस जो एक्सेप्ट किया हुआ है पार्टीज ने, जो भी एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है और उससे अफेक्ट हो रही है। This definition thus introduces a flow chart or sequence of steps that need to be triggered in order to establish or draft a contract। क्या सीक्वेंस दे रही है हमें, तो फर्स्ट सीक्वेंस इज द डेफिनेशन रिक्वायर्स अ पर्सन टू whom a certain proposal is made। कि हमें कोई पर्सन चाहिए जिसके सामने हम अपना प्रपोजल रख सके कि हम ये चीज आपको ऑफर कर रहे हैं। प्रपोजल यानी ऑफर करना किसी चीज को। एंड सेकंड इज द पर्सन इन स्टेप वन हैव टू बी a position to fully understand all the aspects of a proposal। और जो पर्सन जिसे हम जो पर्सन जिसे हम प्रपोजल दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं वो चीज को, वो स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए कि उसे समझ में आ जाए कि वो क्या चीज ऑफर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई नया टीवी खरीदने जा रही हूँ, नया मैं वॉशिंग मशीन खरीदने जा रही हूँ, कोई भी नई ड्रेस खरीदने जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका नॉर्मल प्राइस 10,000 रुपीज है, तो और मैं उसे कह रही हूँ मैं तुझे 2,000 दे रही हूँ और वो उसे मान लेता है, तो यानी वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा, मतलब लॉ में भी ये चीज है कि वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि वो 10,000 की चीज, बिल्कुल नई चीज वो 2,000 में क्यों बेचेगा। या तो कोई मिसकंसेप्शन हुई है कि दोनों में आपसी समझ की कमी थी, या फिर वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और 2,000 में वो खरीद कर भी आ गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो दूसरा कोई पर्सन है वो क्लेम कर सकता है कि वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, जिसलिए उसने उसे इतने सस्ते में ये चीज दे दी। 10,000 को आप 9,000 में तो चलो आप सेल कर सकते हो, कुछ के सर्कमस्टेंसेस में 8.5 में कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल जो लेटेस्ट वर्जन किसी चीज का है आप उसे इतने कम प्राइस में, मोर देन हाफ, उसे आप कम कर नहीं सेल कर सकते। तो इसलिए वो पोजीशन में ऐसा होना चाहिए कि उसे समझ में आ जाए कि वो क्या ऑफर कर रहा है। या तो वो कि उसे लगा हो कि वो एक्सचेंज में लेके आएगा वो चीज, कि 2,000 एक्स्ट्रा देकर एक्सचेंज में कोई चीज दे रहा है, लेकिन अगर उसने प्रॉपरली किसी टर्म्स को नहीं समझा है तो यानी वो उस एग्रीमेंट का हिस्सा, उस प्रपोजल का हिस्सा नहीं बन सकता। उस प्रपोजल का हिस्सा बनने के लिए जो फर्स्ट पार्टी है जिसके सामने प्रपोजल रखा हुआ है, वो पूरी अपने स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए कि उसे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस समझ में आ जाए। और फिर हमारा है सिग्निफाइज असेंट देयरटू मींस दैट द पर्सन इन पॉइंट वन एक्सेप्ट और एग्रीज विद द प्रपोजल आफ्टर हैविंग फुली अंडरस्टूड इट। मींस असेंट कब देना है, जब उसे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि हाँ ये चीज है, मैं इस तरीके से उसे मुझे पेमेंट आएगी या कुछ भी है, वट एवर द केसेस। तो उस केस में जब वो अपनी असेंट देते हैं सब चीजों को अच्छी तरीके से समझकर, तब वो हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। Once the person accepts the proposal, the status of the proposal changes to accepted proposal। जब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब उसका स्टेटस बन जाता है एक्सेप्टेड प्रपोजल का, और एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। तो प्रपोजल इज नॉट अ प्रॉमिस, फॉर द प्रपोजल टू बिकम अ प्रॉमिस इट हैज टू बी एक्सेप्टेड फर्स्ट। कि कोई भी जो प्रपोजल हमने किया है वो प्रॉमिस तब तक नहीं बनेगा जब तक कि दूसरी पार्टी ने उसे एक्सेप्ट नहीं कर लिया है। जैसे हमने पहले किया है कि पहले पर्सन को प्रपोजल देना पड़ेगा, दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब वो एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाएगा तब वो एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रॉमिस बनने के लिए उसका एक्सेप्ट होना जरूरी है। फिर है दस इन अदर वर्ड्स एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्रपोजल वंस द प्रपोजल मेड बाय वन और मोर देन द पार्टिसिपेंट्स अफेक्टेड बाय द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टीज एड्रेस्ड बाय द एग्रीमेंट। कि एग्रीमेंट कब बनेगा, प्रपोजल से कब बनेगा, तो जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है उसके साथ अफेक्ट हो रही हैं, उन सब ने उसमें अपनी असेंट दी है, अपनी राजी दी है कि हाँ हमें ये चीज एग्री है हम इस चीज से। तो अब इससे हमारा क्या एप्लीकेशन बनी है, हमें क्या इक्वेशन बनी है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कि हमने कोई चीज को ऑफर करना है और उसे जब एक्सेप्ट दूसरी पार्टी कर लेगी तो हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। अब
सेकेंड हमारा इसके अंदर मेन पॉइंट था इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इसमें क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, सपोज यू एग्री टू सेल अ यूनिकॉर्न फॉर 10 मैजिक बीन्स विद अ फ्रेंड, कैन यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस। मतलब इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के लिए पहले हमें ये टर्म्स समझने की जरूरत है कि कौन सी चीजें इनफोर्सेबल बाय लॉ है और कौन सी नहीं है। अगर आप किसी फ्रेंड्स आपस में कोई प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं, लूडो ही खेल रहे हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि अगर मैं लूडो में जीता तुम मुझे 10 टॉफीज दे दोगे, या मैं अगर हारा तो मैं तुम्हें 10 टॉफीज दे दूंगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, मतलब ये लॉ के अंडर कवर नहीं हो रहा है कि तुम बेसिक आपस में प्रॉमिस कर रहे हो। तो इनफोर्सेबिलिटी लॉ के लिए कुछ ऐसा लीगल मैटर होना जरूरी है जिससे कि किसी की प्रॉपर बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर रहे हैं तो ऐसी चीजें कवर होंगी जिससे हमारा बिजनेस, हम किसी बिजनेस में डील कर रहे हैं, हमारा वो बिजनेस अफेक्ट हो रहा है उस प्रॉमिस से, तब वो चीजें इनफोर्सेबल बाय लॉ होगी, वरना नहीं होगी। यानी इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के लिए क्या जरूरी है कि वो चीजें हमारा वो बिजनेस होना चाहिए उस चीज के लिए, इनफोर्सेबिलिटी के लिए। तो क्या है इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारा बस ये है इनफोर्सेबिलिटी लॉ में यही है कि वो एक इनफोर्सेबल होना चाहिए, कुछ ये नहीं कि आप नॉर्मल से प्रॉमिस कर रहे हो तो वो नहीं है। आपका वो बिजनेस अगर उस चीज के अंदर है तभी आप उसके अंदर वो मतलब एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आओगे, वरना नहीं आओगे। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट की हमने ये डेफिनेशन की है, ये ज्यादातर एग्जाम में आ जाती है, 4 मार्क्स का जो आपका आधे शॉर्ट नोट्स उसमें भी, या अगर लॉन्ग में आएगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ टर्म साथ में अटैच होगी। और जो ये डिफरेंस है ये भी कई बार आ जाता है। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कि हर कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट है ही है, क्योंकि उसकी फर्स्ट एसेंशियली कॉन्ट्रैक्ट की यही है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है, जैसे हमने पहले अभी पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 10 मेन एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो फुलफिल होने जरूरी है। तो इसमें हमें कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में, जिसे हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं। तो फर्स्ट हमारा है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू इनफोर्सेबल हो सके। A promise or number of promises that are not contradicting and are accepted by the parties involved is an agreement. Agreement की हमने डेफिनेशन की है कि कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं है, मतलब जो इजीली एक्सेप्टेड है, तो वो हमारे एग्रीमेंट के टर्म में आ जाएंगे अगर दोनों पार्टीज दोनों ने उसे अपनी असेंट दे दी है, दोनों ने उसे एक्सेप्ट कर दिया। सेकेंड डिफरेंस का पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इनफोर्सेबल। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ लीगली इनफोर्सेबल होना जरूरी है, मस्ट है लीगली इनफोर्सेबल होना। एन एग्रीमेंट मस्ट बी सोशली एक्सेप्टेबल, इट मे और मे नॉट बी इनफोर्सेबल बाय द लॉ, कि मतलब जो एग्रीमेंट है वो सोशली एक्सेप्टेड होना ज्यादा जरूरी है, चाहे वो लॉ के थ्रू इनफोर्सेबल हो या ना। सोशली एक्सेप्टेड मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी तरीके का कुछ ऐसा एग्रीमेंट करना आपस में जो सोसाइटी जिसे मंजूरी नहीं देती है, कि अगर मैंने किसी से मतलब किसी भी पर्सन फॉर एग्जाम्पल ए और बी का अगर हम दें, ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि सी को हम दोनों मिलकर मार देते हैं, देन मैं तुम्हारी बेटी जो ई है उससे शादी कर लूंगा। तो ये सोशली एक्सेप्टेड नहीं है और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी में एंटर हो रहे हैं, तो ना ही वो इनफोर्सेबल बाय लॉ है। अगर उनका काम ही ये लोगों को मारना था ना, तब वो उनका बिजनेस हम काउंट नहीं करेंगे उसके अंदर। तो उसके लिए क्या है, हमारा सोशली भी एक्सेप्टेड होना जरूरी है। अगर आप गैम्बलिंग का कर रहे हो तो लॉ के थ्रू ही अनइनफोर्सेबल है, मतलब लॉ भी उसे इनफोर्सेबल नहीं है कर सकता। तो इस तरीके से जो एग्रीमेंट है वो सोशली एक्सेप्टेड होना ज्यादा जरूरी है, लॉ उसकी इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का इतना उसके अंदर नहीं है इन्वॉल्वमेंट। थर्ड डिफरेंस का पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट हैज टू क्रिएट सम लीगल ऑब्लिगेशन, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना उसके लिए जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और एग्रीमेंट के लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना जरूरी नहीं है। लीगल ऑब्लिगेशन मीन्स कानूनी
आपको वो करना जरूरी है। अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो तो लॉ आपको कहेगा कि अगर आपने ये लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं किया तो आप इसे पूरा कीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो आप पनिशेबल है। लेकिन एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट मे और नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। की एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन भी सकता है बाद में जाके और नहीं भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो ये मेन डिफरेंस है पॉइंट्स है। अभी हमारे 10 एसेंशियल्स हैं जो हम एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इनके अंदर चैप्टर्स भी हैं इसमें, लेकिन आपको फिर भी इनका एक एक प्रॉपरली बताऊंगी। लेकिन जो ये 10 है आप अभी फिलहाल के लिए से अच्छी तरीके से 10 के 10 को मेमोराइज कर लीजिए कि ये 10 आपको लर्न होने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। और ये जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कौन सा है? 1872। तो सेक्शन 10 के अंदर हमारा दिया हुआ फर्स्ट हमारे एसेंशियल है एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो हमने अभी पहले कर लिया है। सेकेंड इज लीगल पर्पस, की जो जिस काम के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी इलीगल पर्पस के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, किसी एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं, तब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बनेगा नहीं। अभी हम यहाँ पर एग्रीमेंट ही वर्ड यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इसे 10 चीजें होना फुलफिल होना जरूरी है। थर्ड इज हमारा लॉफुल कंसिडरेशन, की मीन्स जो चीज के बदले हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं वो भी लॉफुल होना चाहिए। हम कुछ भी अनलॉफुल नहीं कर सकते, कंसिडरेशन को हम उसमें नहीं ला सकते। फिर है फोर्थ हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रहा है या जो एग्रीमेंट में है वो कैपेबल होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। मीन्स अपनी फुल स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। लिक्विड उसमें इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्विड नहीं होना चाहिए, इंसेन नहीं होना चाहिए, इंसेन संकी नहीं होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। फिर हमारा कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट मीन्स अपनी मंजूरी जो दे रहा है वो भी अपनी पूरी होशो हवास में अपनी मर्जी से देना चाहिए। ये नहीं कि उससे कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू या किसी भी गलत वे से उसे कंसेंट ली गई है। जो उसकी कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा 6 पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि जिस पर्पस पे हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं वो जो उसका ऑब्जेक्ट है, मेन जो हम काम कर रहे हैं वो भी लॉफुल होना चाहिए, वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। 7th है सर्टेनिटी, कि वो चीज सर्टेन होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी मतलब कुछ ऐसी बात पे करेंगे अगर होगा, अगर ये चीज हुई तो ऐसा होगा, अगर 2 पैरेलल लाइंस मिल गई तो मैं ये करूंगा। अगर कुछ मतलब सर्टेन होना चाहिए कि ये चीज है तो यही है, पॉसिबल होना चाहिए वो चीज, सर्टेन पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं इस पर्पस पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता हूँ। फिर हमारा 8 है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्या वो चीज पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए या नहीं है। ये चीज भी डिटरमिन करेगी कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। फिर है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, वॉइड मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से ही वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मीन्स अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टार्टिंग से ही इलीगल है या वॉइड है, वॉइड हमारे एक लॉ की टर्म है, ये आपकी बहुत जगह यूज होगी, इसको आपको ये भी ऐसे करना है लर्न। इसे हम नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड मीन्स इसमें हम वॉइड एब इनिशियो का टर्म यूज करेंगे। मीन्स जो स्टार्टिंग से ही इलीगल है, जो एप्लीकेबल नहीं है लॉ के थ्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। लास्ट हमारा मेन 10th पॉइंट क्या है इसका, कि वो लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी भी है वो फुलफिल होनी जरूरी है। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है, कुछ राइटिंग में आपने एप्लीकेशन लगानी है, कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटी है वो भी फुलफिल होनी जरूरी है। तो ये हमारे 10 एसेंशियल्स थे। अगर 10 की 10 कंप्लीट होती है तभी हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वरना नहीं बनता, वो एग्रीमेंट ही बनता है, वो कैंसिल हो जाएगा। कोई एक भी चीज मिस हो जाए तो ये आपको 10 के 10 ऐसे ही लर्न करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसे मैं प्रॉपर एक एक टर्म को प्रॉपरली आपको रिपीट करवाऊंगी, कौन से टर्म को किस तरीके से हमने प्रेजेंट करना है एग्जाम में। तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कॉलेज में भी मंडे एंड ट्यूसडे आपका लेक्चर होता है, वहां पर आकर
भी अपना समझ सकते हैं, इजीली उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको पॉसिबल नहीं है आना, तब आप ऑनलाइन भी अपना लेक्चर्स देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना जरूर उसके बारे में पूछें, कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। टिल देन थैंक यू। आप इसे एक बार जरूर पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।